हेलो क्लास, वेलकम। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक रूल बुक होती है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि अगर हमारे अगेंस्ट कोई कुछ करे तो हम उसके उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं कि वो पावर का मिसयूज़ ना करे। जैसे सरकार अपनी पावर का मिसयूज़ करे तो हम उससे कैसे बच सकते हैं, है ना। हमने वो भी देखा था कि क्लास मॉनिटर जो है वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो, अच्छे से रूल रेगुलेशन लिखे हुए हों, तो ऐसे कोई अपनी पावर मिसयूज़ नहीं करेगा। एक तो ये देखा था हमने कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक ये इम्पोर्टेंस है। दूसरी जो इम्पोर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन की वो ये है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, जो ग्रुप ज़्यादा नंबर में है, वो ग्रुप अपनी जो लोग कम नंबर में हैं उनके अगेंस्ट कुछ ना करे। कि जैसे मान लीजिए एक क्लास में, यहाँ पे जैसे स्टोरी है, एक क्लास में लड़के ज़्यादा हैं और लड़कियाँ कम हैं, ठीक है। तो जो लड़कियां हैं वो कह रही हैं कि उन्हें बास्केटबॉल खेलनी है और लड़के जो है वो कह रहे हैं कि उन्हें क्रिकेट खेलना है, ठीक है। तो उनकी टीचर उन्हें बोलती है कि हाथ खड़े करो जिसको जो जो गेम खेलना है। तो ऑब्वियस है क्योंकि लड़के ज़्यादा नंबर में हैं तो लड़कों की जीत हो गई। ऐसे में जो लड़कियां हैं वो रह गई क्योंकि वो कम नंबर में थी, है ना। तो जो डोमिनेंट ग्रुप था उसने ओवर पावर कर लिया कमज़ोर ग्रुप को, लेस पावरफुल ग्रुप को, क्योंकि वो कम नंबर में थे, हैं। We always have to do that what the boys want because they are in majority। क्योंकि लड़कियां बोल रही हैं कि हमें सब वही काम करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, बिकॉज हम लोग कम नंबर में हैं, हम लोगों का नंबर कम है। और जब भी कोई ऐसे पूछता है कि क्या खेलना चाहिए या कुछ करना चाहिए तो ज़्यादा नंबर इन लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि उनके पक्ष में फैसला हो जाता है, ठीक है। Such unhealthy situation can occur in democratic society too, where majority can continuously enforce decisions that exclude the minority and go against their interest। अब जैसे जो minority होती है, minority मतलब कम नंबर में जो लोग होते हैं, जैसे ज़्यादा नंबर में इस क्लास में लड़के थे तो लड़के क्या हुए, majority, और minority कौन हुई, लड़कियाँ। ऐसे ही देश में कई बार हो जाता है कि जैसे हिंदू ज़्यादा नंबर में है, ठीक है, और मुस्लिम कम नंबर में है, तो हिंदू मेजॉरिटी कहलाएगा और मुस्लिम माइनॉरिटी कहलाएंगे। अब क्या होता है कि कोई भी डिसीजन लेना होता है तो मेजॉरिटी अपनी तरफ से सोच के, अपना फ़ायदा सोच के डिसीजन ले देती है और वो माइनॉरिटी के बारे में नहीं सोचते। तो ये सिचुएशन बहुत बेकार है क्योंकि आप किसी के बारे में सोच नहीं रहे हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, और जस्ट बिकॉज आप नंबर में ज़्यादा हैं तो आप फ़ायदा उठा रहे हो उस बात का, ठीक है। एज द अबव स्टोरी बोर्ड इलिस्ट्रेट, एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। जो तानाशाही है, टायरनी मतलब तानाशाही, तानाशाही मेजॉरिटी की तानाशाही हो सकती है किसी भी डेमोक्रेसी में। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों के ऊपर बेस्ड है रूल, है ना। तो जितने ज़्यादा लोग एक चीज़ मांगेंगे, अब जैसे हिंदूज है एक चीज़ मांगेंगे तो वो तो ऑब्वियसली जीत जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा नंबर में है और मुस्लिम कम नंबर में है ना। तो क्या होगा, हिंदू मेजॉरिटी है तो उनकी टायरनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो उनकी तानाशाही स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे में इक्वालिटी नहीं रहती है ना। जो हम बोलते हैं कि इक्वालिटी इक्वालिटी, तो फिर ऐसे में इक्वालिटी कहाँ पर है। जो जितने ज़्यादा नंबर में है वो लोग अपने फ़ायदे में बात करवा लेते हैं और जो कम नंबर में है वो अपने फ़ायदे में बात नहीं करवा सकते। तो ऐसे में इक्वालिटी रहती ही नहीं है ना। तो Constitution contain the rule that ensure that minority are not excluded from anything that is routinely available to majority। तो यहाँ पे Constitution का रोल आता है। Constitution में ऐसे रूल्स लिखे होते हैं जिससे ताकि माइनॉरिटी को हम नुकसान ना होने दें, कि मेजॉरिटी सिर्फ अपने अपने फ़ायदे के लिए चीज़ की जा रही है और माइनॉरिटी का सुन ही नहीं रही है। तो उसके लिए हमने माइनॉरिटीज़ को कुछ स्पेशल राइट्स दिए होते हैं। अनदर रीज़न वाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू प्रिवेंट दिस टायरनी और डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑन अ माइनॉरिटी। एक मेजॉरिटी की डोमिनेशन को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में रूल लिखे होते हैं। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर। ये ऐसा भी हो सकता है कि एक कम्युनिटी जो दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट कर रही हो, जैसे कि इंडिया में कास्ट सिस्टम भी है तो रिलीजन के अलावा कास्ट भी है, तो जैसे दलित वगैरह है उनको डोमिनेट कर रहे हो जो अपर कास्ट है वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोग इक्वल है ना।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि कोई अमीर पुअर को डोमिनेट कर रहा हो, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल लिखे होने चाहिए। द थर्ड रीजन वाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू save us from ourselves. This may sound strange, but what is meant by this is that we might at times feel strongly about an issue that might go against larger interest, and constitution help us to guard this. जैसे कि हमें कोई इशू हो सकता है कि शायद हमें ही वो बड़ा इशू लगे कि ये इशू है, बहुत बड़ा इशू है, बट वो शायद इशू पूरी दुनिया के लिए इतना बड़ा ना हो, या पूरी दुनिया के फ़ायदे के लिए इतना ना हो, पूरी इंडिया के फ़ायदे के लिए ना हो। तो जैसे कि स्टोरी में लिखा है, शबनम इज़ इन अ फिक्स, शी हैज़ अ डिसीजन टू मेक। शबनम के पास एक डिसीजन है जो उसे लेना है। तो वो क्या सोच रही है, आई हैव 2 चैप्टर लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारोज टेस्ट, बट इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम, आई एम डाइंग टू वॉच इट, बट इफ आई डू दैट आई वोंट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविजन। उसको एक नाटक देखना है, बट उसको 2 चैप्टर भी पढ़ने हैं, ठीक है। उसकी मदर उससे पूछ रही है, शबनम वाई आर यू सो वरिड, कि तुम इतनी वरिड क्यों हो, ठीक है। तो शबनम बता रही है कि आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव टेस्ट टुमारो। इफ यू ऑल वॉच टीवी आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच, आई हैव एन आइडिया, वट इफ नो वन वॉचेस टीवी टू नाइट देन आई मे नॉट बी टेम्पटेड। तो वो कहती है कि क्योंकि मुझे मेरा टेस्ट है कल, तो ऐसा करो टीवी बंद ही कर दो बिल्कुल ही, और क्योंकि अगर आप लोग टीवी नहीं देखोगे तो मुझे भी फील नहीं होगा कि टीवी देखना है, ठीक है। इट्स गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी, देयर आर सो मेनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर। तो ये अगले दिन जब पेपर दे रही है, टेस्ट दे रही है, तो इसे लगता है कि बढ़िया हुआ मैंने कल टीवी नहीं देखा, अच्छा हुआ, क्योंकि जो चैप्टर उसके बचे थे जिसमें उसने रिवीजन करी, उसी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए। Similarly, the Constitution helped to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on larger principle that the country believes in. अब कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है, इसका एग्जाम्पल है, इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स इज सो एक्रीमोनियस दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट द थिंग राइट। हो सकता है कि डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग ऐसा सोचे कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो तो बहुत गंदी होती है, पॉलिटिक्स तो बहुत बेकार होती है, इसलिए डिक्टेटरशिप हो जानी चाहिए, मिलिट्री रूल आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ हो जाना चाहिए, ठीक है। स्वेप्ट बाय दिस इमोशन दे माइट नॉट रियलाइज दैट इन द लॉन्ग रन डिक्टेटोरियल रूल गोज अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट। हो सकता है कि अभी क्योंकि उन्हें पॉलिटिक्स बुरी लग रही है या कुछ ऐसा लग रहा है, तो हो सकता है इमोशन में बह के वो अब डिक्टेटर को चुन दे, लेकिन डिक्टेटरशिप जो होती है वो कभी भी किसी के लिए फायदेमंद नहीं होती है, लंबे टर्म में वो नुकसान ही देगी, ठीक है। अ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। जो गुड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अलाउ नहीं करता है कि अगर कि ऐसे अपनी इच्छा पे कभी भी कुछ भी चेंज कर देने का, ऐसे अलाउ नहीं करता है कि आपने आज इच्छा करी कि नहीं पार्टी पॉलिटिक्स बेकार है तो अब डिक्टेटरशिप आ जानी चाहिए, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके लिख दोगे कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। It does not allow for easy overthrow of the provision that guarantee right to the citizen and protect their freedom. जल्दी से वैसे रूल अलाउ नहीं करता जो कि सिटीजन के फ्रीडम को या उसके राइट्स को हार्म पहुंचाते हैं। तो ऐसे रूल्स को डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अलाउ नहीं करता, चाहे कितना भी आपका सपोर्ट हो कि नहीं मिलिट्री का रूल आ जाना चाहिए, बट क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों को उनको पता है कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो कि लोगों के राइट्स को हनन ना करे, उनको ख़त्म ना करे, लोगों को राइट मिले। फ्रॉम द अवर डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अब ये इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये इंपॉर्टेंट रोल है उस सोसाइटी को बचा के रखना किसी भी तरह के डिक्टेटोरियल रूल से, कोई भी डिक्टेटरशिप से बचा के रखना, ठीक है। नेक्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स, की फीचर्स। बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डेकेड्स। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो आपको पता है 200 साल लंबा स्ट्रगल मूवमेंट है, मतलब दुनिया का इतना लंबा स्ट्रगल मूवमेंट इंडिया में ही हुआ है। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम इन इमेजिनिंग एंड प्लानिंग कि एक फ्री इंडिया कैसा दिखेगा।
पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी उनके बेसिक थे वो ये थे कि जब हम फ्री हो जाएंगे तो हम ऐसा करेंगे, जब हम ब्रिटिश के रूल से निकल जाएंगे तो हम ऐसा करेंगे। मतलब उन्होंने इमेजिन किया बहुत सारा कि क्या होना चाहिए, कैसी सोसाइटी होनी चाहिए, है ना। तो अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे द रूल दैट हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल अंडर द colonial state convinced Indian that the free India should be democracy, जिसमें सब लोग इक्वल ट्रीट होने चाहिए और सबको पार्टिसिपेशन का हक होना चाहिए। अब देखो जो इंडियंस के साथ बीती थी वो क्या थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपनी मर्जी से रूल बना देती थी और अपनी मर्जी से सब कुछ चलाती थी, ठीक है। तो जो इंडियंस थे उनके अंदर ये फीलिंग डेवलप हो गई कि नहीं, जब हम फ्री हो जाएंगे ना तो हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें कि सब लोगों को हक हो कि वो भी पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। ऐसी डेमोक्रेसी हो जिसमें सब लोगों को हक हो कि वो पार्टिसिपेट कर सके, सब लोग इक्वल हो। अब उन्होंने ये अपने एक्सपीरियंस से सीखा क्योंकि उनको इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा था, है ना। व्हाट रिमेन टू बी डन दैट वाज टू वर्क आउट द वेज इन विच अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड सेट अप इन इंडिया एंड द रूल दैट वुड डिटरमाइन इट्स फंक्शनिंग। तो ये तो सोच लिया था कि हाँ हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर सके, बट कैसे करेंगे पार्टिसिपेट, क्या इलेक्शन होंगे या कोई रेफरेंडम होगा या ऐसे ही हाथ खड़े करके लोगों से पूछा जाएगा कि किसको वोट दे रहे हो, मतलब वो प्रोसेस रह गई बस लिखने कि कैसे करना है। दिस वॉज डन बाय द वन पर्सन, by not the one person but by a group of around 300 people who became member of Constituent Assembly in 1946 who met periodically for 3 years to write the India's constitution। अब ये रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, हमने ये सोच लिया कि फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, बट अब उसके बाद हमें वो फाइनली कि क्या कैसे रूल्स होने चाहिए, फाइनली कि ठीक है हमने बोल दिया कि सब पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, एमपी चुने जाएंगे, एमएलए चुने जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारे रूल्स लिखने के लिए फिर फाइनली हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ऑलमोस्ट 300 लोगों की थी उसको हमने 300 लोगों की थी उसको हमने बनाया, ठीक है। उसको बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए जो असेंबली बनी थी उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दीज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर देम। द कंट्री वाज मेड अप of several different community who spoke different language, belonged to different religions and had distinct culture। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके पास बहुत सारा काम था, बहुत बड़ा काम था इनफैक्ट। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट रिलीजन है उनके, अलग अलग उनके कल्चर हैं, तो सबको इक्वल रखना था, सब ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका ध्यान रखना था बेसिकली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि औरतें वीकर सेक्शन बना के औरतों के ऊपर आदमियों का हक चले, ऐसा नहीं होना चाहिए, या हिंदूज अपनी मर्जी चलाते रहे और जो दूसरी कम्युनिटी है उनकी मर्जी ना चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इन सबको इक्वालिटी देनी थी, सारी लैंग्वेज, सारे कल्चर, हर चीज़ को ध्यान में रखना था, ठीक है। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसीडरेबल टर्मोइल। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उस टाइम इंडिया एक बहुत बुरे फेज से गुजर रहा था, वो फेज था पार्टीशन का, ठीक है। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट द फ्यूचर। कुछ प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट मतलब जो राजा के अंदर स्टेट होते हैं, राजा के अंडर जो स्टेट थे वो बिल्कुल अनडिसाइडेड थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इतने मतलब उन्होंने ना तो इंडिया में जुड़ने का, या तो वो, क्योंकि उनके पास चॉइस थी कि या तो इंडिया में जुड़ जाए या पाकिस्तान में या इंडिपेंडेंट रहे, तो उन्होंने काफ़ी टाइम खाया कि क्या वो जो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि अगर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे तो इसमें रहने वाले लोगों का भी फ्यूचर डिसाइड नहीं हो पा रहा था, है ना। तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वास्ट मास ऑफ पीपल अपीयर्ड डिसमल। ऑल ऑफ दीज इशू प्लेड ऑन द माइंड ऑफ द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे इशू चल रहे थे लोगों के दिमाग में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए थे, और इन्होंने इन सब इशू को सॉल्व करने की कोशिश की। ऑल ऑफ दीज इशू दे रोज टू ओकेजन एंड गेव this country a visionary document that reflect the respect for maintaining diversity while preserving national unity। अब उन्हें जो लोग थे वहाँ पे, मतलब जो ऑलमोस्ट 300 लोग थे, उन लोगों ने मिलके एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें इंडिया की डाइवर्सिटी पर पूरा ध्यान रखा जाए लेकिन इंडिया की यूनिटी को भी मेंटेन किया जा सके। ऐसा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा।
The final document also reflect their concern for eradicating poverty through socio-economic reform as well as emphasizing on the crucial role the people can play in choosing their representative. तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में उन्होंने पूरा अपना लिखा कि जो दुनिया में पॉवर्टी, दुनिया में क्या मतलब इंडिया में जो पॉवर्टी है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे हम सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म ला सकते हैं, कैसे पुअर्स के लिए हम कुछ कर सकते हैं, है ना, और लोगों का क्या रोल रहेगा, कैसे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे से लिखी। तो कुछ फीचर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे ऑलमोस्ट क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।